हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम स्टार यानी तारों के बारे में समझ रहे थे। हमने देखा था कि कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल क्या होता है। आज हम कुछ जो आपके कॉन्स्टलेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ओरियन यानी हंटर या शिकारी तारामंडल। तो आपका जो हंटर या शिकारी तारामंडल है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यानी इस तारामंडल में जैसे कि आप देख सकते हैं 7 से 8 जो है तारे होते हैं, कुछ इस तरीके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें जो 4 तारे हैं, ठीक है, 4 से 5 तारे जो हैं आपके इस तरीके से साइड में है और बीच में 3 तारे एक लाइन में है जो कि हंटर यानी शिकारी की बेल्ट बनाते। अगर हम इन 4 तारों की बात करें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की फॉर्म में जो है स्थित है। तो ये जो है आपका क्या है, हंटर यानी शिकारी तारामंडल। It also has 7 or 8 bright stars. Orion is also called hunter. यानी ये जो तारामंडल है इसमें 7 या 8 चमकीले तारे हो और इसको हम शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। इनमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। The 3 middle stars represents the belt of the hunter. और 3 तारे जो कि बीच में होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या निरूपित करते हैं, हंटर यानी शिकारी की बेल्ट। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। अब अगर हम इसके 4 तारों की बात करें जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म बना रहे हैं यानी चतुर्भुज की। अगर आप इनमें से 4 तारे लें तो ये क्या की फॉर्म बना रहे हैं, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। अब अगर हम इन 3 तारों की बात करते हैं जो कि इसकी बेल्ट बना रही है, यानी जो शिकारी तारामंडल है, जो शिकारी है उसकी जो ये 3 तारे बेल्ट बना रही है, इससे अगर हम एक सीधी लाइन खींचे तो ये ज्वाइन होता है या ये जो है ज्वाइन करता है साइरस स्टार को। और अगर हम साइरस तारे की बात करें तो साइरस तारा हमारे आसमान का सबसे चमकीला तारा। तो यानी अगर आपको साइरस तारे को ढूंढना है तो आप शिकारी तारामंडल या ओरियन या हंटर के माध्यम से आप इसे ढूंढ सकते। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सप्तऋषि तारामंडल की मदद से आप उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल को ढूंढ सकते हैं। सॉरी, पोल स्टार को, जो आपका ध्रुव तारा है पोल स्टार जो है उसे आप ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप इस हंटर या ओरियन तारामंडल के माध्यम से साइरस तारे को ढूंढ सकते। The 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral. 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion. आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस लुब्धक ओरियन के निकट दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कैसोपिया की। तो अगर हम कैसोपिया की बात करें तो कैसोपिया एक तारामंडल है जो कि आपको जो आसमान है या आकाश है उसकी उत्तरी तरफ या नदन साइड जो है वहां पे दिखाई देता है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, 5 तारों से मिलके ये बना होता है और ये आपको W या M की शेप यानी
जो आपका डब्लू है इस तरीके की या एम की शेप जो है आपको इसके माध्यम से दिखाई। कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, यानी ये सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में रात की जो शुरुआती जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, शुरुआत का जो समय होता है, वह उस समय ये दिखाई देता है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम, यानी ये डब्ल्यू या एम के विकृत रूप की तरह दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू अथवा एम के बिगड़े यानी विकृत रूप जैसा दिखाई देता है। यानी हमें लगता तो है कि डब्ल्यू ही है या एम है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड यानी विकृत दिखाई देता है। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशन की, यानी ये देख रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि जब भी हम किसी तारामंडल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इसमें 8 तारे हैं, इसमें 7 तारे हैं या 5 तारे। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी कॉन्स्टलेशन में, उसमें बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन कुछ ही तारे ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं, यानी चमकीले हमें दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करें इन तारों की तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो तारे हैं जो हमें विजिबल हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कैसियोपिया की, या हम बात कर रहे थे ओरियन की या हंटर तारामंडल, तो इसमें क्या है, बहुत सारे तारे हैं, लेकिन कुछ जो ब्राइट स्टार्स है, जो चमकीले तारे हैं, उनको देख के ही हम जो है किसी शेप को बनाते हैं। अब हमें ये लगता है कि ये जो सारे तारे हैं ये सारे के सारे बराबर दूरी पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी जो लाइन ऑफ साइट होती है, यानी जब हम देखते हैं तो ये हमारी एक ही लाइन में ये लाए करते हैं, जिस कारण ये हमें एक जैसे चमकीले दिखाई देते, जबकि इन तारों की दूरी हमसे अलग अलग। A constellation does not have only 5-10 stars, it has a large number of stars, यानी तारामंडल में 5 या 10 तारे ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते। Moreover, we can see only bright stars in a constellation with a naked eye. हम अपनी जो naked eyes हैं या नंगी आंखें हैं, उनसे कुछ ही जो चमकीले तारे होते हैं उनको देख पाते। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते। All the stars which make up a constellation are not at the same distance. अगर हम तारों की बात करें जो कि कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं, तारामंडल बना रहे हैं, ये सभी एक ही डायरेक्शन में और एक बराबर दूरी में नहीं होते। They are just in the same line of sight in the sky. ये सिर्फ एक लाइन ऑफ साइट में होते। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं है, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में, यानी एक ही लाइन ऑफ साइट में है, ये हमसे एक ही दूरी पे नहीं होते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ जो है विशेषताएं हैं कॉन्स्टलेशन की। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में जो है एक ऐसा जो है सिस्टम है जिसमें सन है यानी सूर्य है जो कि तारा है, जिसकी परिक्रमा 8 ग्रह करते हैं, 8 प्लैनेट्स करते हैं। ये जो 8 ग्रह हैं वो है मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल,
जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपट्यून यानी वन। तो इन 8 ग्रहों और सूर्य को मिलाकर सौर परिवार या सौर मंडल बनता है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूर्य है यानी सन है, और आप ये जानते हैं कि जो सन क्या है, एक स्टार है, एक तारा है, ये सेंटर पे है। और बाकी सारे प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये क्या कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी इसका चक्कर काट। आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि जो आपका जुपिटर है और मार्स है, इसके बीच में हमें एक बेल्ट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, एक बेल्ट दिखाई दे रही है, जो कि एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट। तो अभी हम सबसे पहले प्लैनेट्स को समझेंगे, ग्रह हैं क्या, इसके बारे में जानेंगे, और हमारे जो ये अलग अलग जो 8 ग्रह हैं, जो हमारे सौर परिवार के या सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लैनेट्स यानी ग्रहों के बारे में समझते हैं कि ग्रह होते क्या। अगर हम बात करें ग्रह की, तो बेसिकली जो ग्रह होते हैं इनकी खुद की लाइट, हीट यानी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये जो है अगर हम सौर परिवार की बात करें तो ये एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो सूर्य का चक्कर काट, किसका चक्कर काट रही है, किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसके साथ साथ ये अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है, यानी घूर्णन भी करती है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स जो है ये किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सन के यानी सूर्य के, और प्लैनेट्स के चारों तरफ जो है मून यानी चंद्रमा घूमते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों की बात करें, तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं, वो अगर हम बात करें प्लैनेट्स यानी ग्रहों की, तो ये 2 भागों में विभाजित हैं, एक इनर प्लैनेट और दूसरा आउटर प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। तो अब हम ग्रहों के बारे में समझते हैं। The sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system, यानी सूर्य और उसके चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी, उनको मिला के जो है सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार बनते हैं। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. यानी अगर हम सौर परिवार की बात करें तो इस परिवार में बहुत सारे पिंड हैं, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए, ठीक है, ग्रह है, चंद्रमा है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है। तो ये सब जो है इस जो सोलर सिस्टम है इसमें है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का। अब अगर हम बात करें, हम क्या देख रहे थे कि जो सूर्य है, सूर्य कहाँ पे है, सेंटर पे है, और जो ग्रह है वो इसका क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। और इसका ग्रह जो है चक्कर क्यों काट रहे हैं, किस कारण काट रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसके कारण ही जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सूर्य का चक्कर यानी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। The gravitational attraction between sun and these objects keeps them revolving around it. और ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण ही
जो आपके जो सारे प्लैनेट्स हैं या फिर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, खगोलीय पिंड है, ये सब सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं इसकी परिक्रमा कर। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। The 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। यानी ये जो 8 ग्रह है इनको हमने दूरी के हिसाब से यहाँ पे क्रम से लिखा है। तो पहला क्या है आपका मर्क्यूरी यानी बुध, दूसरा है वीनस यानी शुक्र, तीसरा है अर्थ यानी पृथ्वी, चौथा है मार्स यानी मंगल, पांचवा है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या है, ये आपके 8 ग्रह है। अब अगर हम बात करें ग्रहों की तो 2006 तक सौर मंडल के 9 ग्रह माने जाते थे, जिसमें सबसे दूर और सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नई परिभाषा लिखी कि प्लैनेट्स क्या होने चाहिए, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स यानी मानक जो है वो उन्होंने बताया कि ये मानक होने चाहिए, और इन मानकों को प्लूटो उसमें खरा नहीं उतर पाया, जिस कारण जो प्लूटो प्लैनेट था, ये जो प्लूटो था उसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा। टिल 2006 there were 9 planets in the solar system. Pluto was the farthest planet from the system. यानी 2006 तक जो ग्रह थे इनकी संख्या 9 थी, और प्लूटो जो था वो 9th प्लैनेट था, 9वां प्लैनेट था, 9वां ग्रह था, और ये सबसे दूर था सूर्य। सन 2009 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। In 2006, the International Astronomical Union adopted a new definition of a planet. सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन, यानी इसके अनुसार क्या हुआ, जो प्लूटो है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आया। इट इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यह सौर परिवार का ग्रह नहीं। तो अब हम बात करते हैं सौर परिवार के सबसे पहले मेंबर की, जो कि क्या है, सूर्य यानी सन है। तो यहाँ पे आपको सन यानी सूर्य की पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सूर्य है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है। क्योंकि एक तारा है तो इसकी खुद की हीट और लाइट है, यानी ये अपनी प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि यही जो है हीट और लाइट बाकी सब ग्रहों को देता है। इसी की लाइट के कारण, यानी इसी के प्रकाश के कारण जो चंद्रमा है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके हमें ऐसा लगता है कि वो क्या है, उस अपनी प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, जबकि वो किसकी प्रकाश से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, सन के यानी सूर्य। द सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, यानी सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। इट इज कॉन्टिन्यूअसली एमिटिंग हीट एंड लाइट, यह लगातार गर्मी या ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स यानी ग्रहों। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट क्या है? प्लैनेट ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, यानी इनसे हीट और लाइट उत्सर्जित यानी ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ये सूर्य का चक्कर काट रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और एक फिक्स पाथ में घूम। तो वो टाइम या जो ये सूर्य का जो चक्कर काटती है, तो एक चक्कर को या एक परिक्रमा को जो काटने में जो समय लगता है उसको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी जो रेवोल्यूशन है उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? Planets are celestial bodies that do not emit heat or light of their own, यानी ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो स्वयं की ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। They revolve around a star in a fixed path called orbit. ये क्या करते हैं? एक ऑर्बिट में, एक कक्षा में जो है तारे का, जैसे कि अगर हम बात करें सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? एक फिक्स ऑर्बिट में, एक कक्षा में जो है सूर्य का चक्कर काट। तो यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह जो होते हैं, वो तारे का चक्कर काटते हैं एक फिक्स पाथ में, जिसको हम कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं। And the time it takes to go around the sun once is known as period of revolution. और एक परिक्रमा करने में, एक चक्कर काटने में इसे जो समय लगता है उसको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें प्लैनेट और स्टार्स के बीच, तो हम सिंपली प्लैनेट को स्टार से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जो प्लैनेट्स होते हैं यानी ग्रह होते हैं, उनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, वही तारों का खुद का ऊष्मा और प्रकाश होते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, यानी वो टिमटिमाते नहीं हैं, जबकि जो आपके स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो टिमटिमाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट क्या करते हैं? वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, यानी वो अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। कैसे? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो जो तारा है या सन है उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, उसका चक्कर काट रहे हैं, और वो अपने एक्सेस में भी रोटेट कर रहे होते हैं, यानी घूर्णन कर। यही कारण है कि वो अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। The simplest method of identifying planets from star is that stars twinkle whereas planets do not. ग्रह तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि है, यानी इन दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। किस तरीके से? तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, उनकी खुद की हीट है, खुद की लाइट है, वो टिमटिमाते हैं। जबकि अगर हम ग्रह की बात करें तो ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। वो क्या होते हैं? वो अगर हमें दिखाई देते हैं तो रिफ्लेक्शन यानी सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देते हैं। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार, यानी तारों के सापेक्ष भी सभी ग्रह अपनी स्थिति भी बदलते रहते हैं। यानी जो सन है, जैसे कि सन है, सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, एक कक्षा में, एक फिक्स ऑर्बिट में अपनी स्थिति को बदल रहे हैं, वो रोटेट भी कर रहे हैं। तो यानी वो क्या करते हैं? अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। अब प्लैनेट्स किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है? आपको जो है ग्राउंड में जाके इस तरीके से सर्कल बनाने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं। आप 7-8 सर्कल्स बना सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके आना है और अपने एक फ्रेंड को सन बना देना है और उसको यानी उसके हाथ में आप एक सन का इस तरीके से एक बोर्ड उसे दे देंगे और उसको आपको बिल्कुल सेंटर पे खड़ा करना है। बाकी फ्रेंड्स को आप जो बाकी प्लैनेट्स है जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो इस नाम के बोर्ड देने हैं और उनका जो है जो ये लाइंस है इनके ऊपर उन्हें कहना है कि यहाँ पे चक्कर का और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में उन्हें जो आपका फ्रेंड है जो सन बना है उसका चक्कर का। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आपके फ्रेंड्स जो है चक्कर काटेंगे उस फ्रेंड का जो कि सन बनी है या सन बना है, बिल्कुल इसी तरीके से जो प्लैनेट्स है यानी ग्रह है वो भी सूर्य का चक्कर काट। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो प्लैनेट्स होते हैं यानी ग्रह होते हैं वो सिर्फ सूर्य का चक्कर ही नहीं काटते, उसकी परिक्रमा ही नहीं करते, वो अपनी एक्सिस में यानी अपने अक्ष में घूर्णन भी करते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी पृथ्वी है जो कि घूर्णन कर रही है अपनी एक्सिस में और ये आपको इस तरीके से घूर्णन करती हुई दिखाई दे रही होगी, जैसे कि लट्टू घूमता है बिल्कुल ऐसे ही ये घूम। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशन यानी घूर्णन। और एक रोटेशन को या एक घूर्णन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं, यानी इसको एक बार इस तरीके से घूमने में जो समय लगा उसे हम घूर्णन काल या पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its axis like top. यानी सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो अपनी एक्सिस में, अपने अक्ष में, एक्सिस यानी अक्ष, यानी अपने ही अक्ष में वो रोटेट करते हैं यानी घूर्णन करते हैं। The time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. यानी एक रोटेशन को, एक घूर्णन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम पीरियड ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन काल कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं, यानी बिल्कुल जैसे लट्टू घूमता है इसी तरीके से प्लैनेट अपनी एक्सिस में रोटेट भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा इस घूर्णन को पूरा करने में लगने वाला समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। अब अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ, यानी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ जो है कुछ खगोलीय पिंड चक्कर काटते। इन खगोलीय पिंडों को हम सैटेलाइट कहते हैं यानी उपग्रह कहते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक सेलेस्टियल बॉडी, एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड का चक्कर काटती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट्स है वो क्या है, उपग्रह क्या है, एक ऐसी खगोलीय पिंड है जो प्लैनेट्स यानी ग्रहों का चक्कर काटे, उसकी परिक्रमा करते हैं। Some planets are known to have moon satellites revolving around them. यानी कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके जो है मून है यानी चंद्रमा है या उपग्रह है जो कि इनका चक्कर काटते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं। Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. कोई भी खगोलीय पिंड जो कि दूसरे खगोलीय पिंड की परिक्रमा करते हैं उन खगोलीय पिंडों को हम सैटेलाइट यानी उपग्रह कहते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं जो इनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। We use the term satellite
फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें उपग्रह शब्द की, तो सिर्फ वो किसके लिए यूज होता है, उन खगोलीय पिंडों के जो कि आपके प्लैनेट्स के चारों तरफ यानी ग्रहों के चारों तरफ क्या करी, परिक्रमा कर। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, किसकी बात करें, सोलर सिस्टम की, तो अगर हम अपने सौर मंडल की बात करें तो यहाँ पे भी आप ये जानते हैं कि जो सूर्य है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड है, और उसके चारों तरफ पृथ्वी जो है वो जो आपके प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी है और मार्स है, मंगल ग्रह जो है, सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो आपके ये 8 प्लैनेट्स हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस केस में भी यही है, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, और जो आपके ग्रह हैं जैसे कि पृथ्वी हो गया, मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारी जो प्लैनेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये प्लैनेट्स भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड है, पर हम इन्हें सैटेलाइट नहीं बोलते हैं। ये किसका चक्कर काट रहे हैं, ये तारे का चक्कर काट रहे हैं। सन क्या है, तारा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम सैटेलाइट नहीं कहते। सैटेलाइट हम किसे कहते हैं, सैटेलाइट यानी उपग्रह हम सिर्फ उन्हीं खगोलीय पिंडों को कहते हैं, उन्हीं खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो आपके प्लैनेट्स है यानी ग्रह है, जैसे कि अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, इनकी परिक्रमा करते, उन्हीं खगोलीय पिंडों को हम प्लैनेट्स यानी ग्रह कहते हैं। तो हमने बात करी जो सैटेलाइट की यानी उपग्रह की बात। अब हमारे पास 2 तरीके की सैटेलाइट यानी उपग्रह होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट यानी ऐसी सैटेलाइट या ऐसे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से बने, जैसे कि मून यानी चंद्रमा। इसी तरीके से आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है यानी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इनका उपयोग इनको इसलिए बनाया गया है ताकि हम इससे बहुत सारे जो है हमारे जो कार्य हैं वो कर सके, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग, सिग्नल को इधर से उधर ट्रांसफर करना। तो इस तरीके के जो कार्य हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह करते। अ मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो चंद्रमा है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और पृथ्वी के चारों तरफ कुछ मैन मेड यानी मानव निर्मित उपग्रह भी उसके चारों तरफ घूमते हैं। These are called artificial satellite, इनको हम आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, और ये क्या है आपके पास, ये जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में खगोलिकी। तो जब हम खगोलिकी यानी एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे सामने एक नाम आता है जिसको हम कहते हैं आर्यभट्ट। तो जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने ये क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बुक लिखी थी आर्यभट्टिया, और इन्होंने बहुत सारी जो है पृथ्वी के बारे में या जो आपके खगोलीय पिंड है उनके बारे में बताया। इन्होंने जो पृथ्वी है उसका डायमीटर मेजर किया था, बताया था। इन्होंने ये बताया था कि जो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स होती है यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है वो किस तरीके से होता है। इन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो अचला नहीं है, क्योंकि इनके जो थ्योरी इन्होंने दी उससे पहले ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो अचला है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, वो स्फेरिकल यानी गोले की फॉर्म में। तो इस तरीके से इन्होंने जो है खगोलिकी में बहुत सारी थ्योरीज दी जो कि बिल्कुल सही नहीं।
The practice of astronomy in ancient India is mentioned in Rig Vedas, which was composed about 4000 years ago. यानी अगर हम खगोलिकी की बात करें तो खगोलिकी के बारे में हम ऋग्वेदों में पढ़ सकते हैं, जो कि 4000 वर्ष पूर्व लिखे गए। द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्ट, और ऐसे ही जो खगोल वैज्ञानिक हैं वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। द वर्क ऑफ आर्यभट्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग्स आर्यभट्टिया, यानी इनके द्वारा लिखी गई आर्यभट्टिया है, उसमें हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ सकते हैं। इनके द्वारा एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिकी में क्या क्या कार्य किए गए ये हम देख सकते हैं। He wrote it in 499 CE at the age of 23 years. इन्होंने ये जो आर्यभट्टिया लिखी ये 499 CE में लिखी है, जब ये 23 साल के थे। The diameter of the earth as stated by Aryabhatta is close to its presently known value, यानी इनके द्वारा जो पृथ्वी का डायमीटर मापा गया वो लगभग उतना ही था जितना ये एक्चुअली है। This regarding the popular view of the earth as achala, immovable, Aryabhatta stated that earth is sphere and rotates on its own axis. यानी एक पहली कहावत थी कि जो पृथ्वी है वो अचला है, यानी वो घूमती नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो घूर्णन करती है, और वो कैसी फॉर्म में? स्फीयर, यानी गोले की फॉर्म में। He estimated about the sidereal period of Earth was 23 hours, 56 minutes and 4.1 second, which is very close to the presently known value. यानी इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो पृथ्वी है जब वो अपनी अक्ष में घूर्णन करती है तो उसे 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड लगते हैं, जो कि अब की वैल्यू के लगभग बराबर है। He is correctly stated that moon and the planet shines due to reflected sunlight. और इन्होंने ये भी कहा था कि जो चंद्रमा है और जो ग्रह है ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। He also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipses. इन्होंने जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिए थे सोलर यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। आर्यभट्ट also found the distance between earth and the moon, which is very close to the known value today. और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी निकाली, जो कि बिल्कुल लगभग उतनी ही है जितनी हम आज जानते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो स्टार्स हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ा, तारामंडल क्या होता है ये देखा, और सौर मंडल के बारे में समझा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।